गुड इवनिंग वसुधा जी। गुड इवनिंग। हाय गुड वसुधा, इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। आज गुड येलो, इवनिंग आप जैसी। येलो मैंने भी येलो। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। चलिए, कल हम कहाँ पे थे? आईबीएस पे ना, इन्फ्लेमेटरी आई भी बाउल, आई हाँ, भी 5 years। जिसके हम सिंड्रोम आईबीएस भी बोलते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो ये क्या होता है, आईबीएस जो होता है, कुछ इन्फेक्शन नहीं होता है, इसमें लिखा है इन्फ्लेमेशन होती है, जस्ट बॉडी में सूजन, स्वेलिंग, ये सब होता है हमारे बाउल जो मूवमेंट जो है ब्लैडर में या फिर इंटेस्टाइन में, ठीक है। योर ओन बॉडी अटैक्स योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हम ये लार्ज इंटेस्टाइन की डिसीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे गियार्डियासिस क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिसीज। अपेंडिक्स भी क्या थी, लार्ज इंटेस्टाइन की डिसीज। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज भी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन की डिसीज है। तो ये स्मॉल लार्ज की कौन सी डिसीज पे ट्रू फॉल्स, करेक्ट द फॉलोइंग, ये सब बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो वही हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे ही लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स को अटैक करने लगते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट ही जंग छिड़ जाती है। तो इसे बोलते हैं आईबी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। बाउल मतलब हमारा जो स्टूल का मूवमेंट होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, उसे बाउल बोलते हैं। तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, बाउल किसी जगह पे नहीं बोलते? नहीं नहीं, बाउल कोई जगह नहीं होती है, बाउल मूवमेंट मतलब जो, स्टूल को बाउल। हाँ वो मतलब स्टूल बनने से पहले भी उसे बाउल बोलते हैं। मतलब जब से वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया तब से वो एक तरीके से बाउल मूवमेंट हो गया। तो ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ठीक है, अभी इसे सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो हमने शायद पीसीओडी पीसीओएस पढ़ा था क्या नहीं, आपको? बहुत नहीं, हल्का सा डिस्कशन हुआ था नहीं किसी पढ़ा और। नहीं पढ़ा। किसी और उसमें पढ़ा था हल्का सा शायद, मुझे जैसे डिस्कशन याद हुआ आ था। रहा है कि मतलब पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है, ये हाँ शायद हाँ, पढ़ा था। आपने बताया था पीसीओडी और पीसीओएस, राइट राइट। बताया तो था आपने। यहाँ पे अभी हम इसे ही पहले डिसीज बोलते थे, अभी इसे सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ होना, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ होना। तो अभी इसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज को इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। और एक्चुअली इसे अभी अभी वो बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल एंड ब्लैडर सिंड्रोम। बाउल के साथ साथ ब्लैडर मूवमेंट में भी, ब्लैडर में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब किडनी वाले पैसेज में भी, जो यूरिन वाला पैसेज है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो कह रहे हैं कि इट इज अ जनरल नेम ऑफ डिसीजेस दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन। जो भी डिसीज में इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है, वो वाले सिम्टम्स आते हैं, उन सबको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज बोलते हैं। तो इसमें दो नाम दिए हुए हैं, क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। कोलाइटिस अगेन कोलन में, टिस कोलन में स्वेलिंग को कोलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अल्सरेटिव मतलब जैसे अल्सर्स जैसे होते हैं ना, तो अल्सर्स, लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स होना, स्वेलिंग होना, तो उसे बोलते हैं अल्सरेटिव क्लोराइटिस। और क्रॉन्स डिसीज, ये भी बाउल आईबीएस का पार्ट है। तो क्रॉन्स डिसीज आ जाती है, क्रॉन्स डिसीज लार्ज इंटेस्टाइन की डिसीज है। तो इसमें क्या होता है, पेन होता है, डायरिया होता है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है स्टूल्स में, ठीक है। तो ये क्योर नहीं हो सकती, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसको बस क्योर कर सकते, सॉरी, कंट्रोल कर सकते। देन आता है अमीबिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन डिसीज होती है, जिसे आपने सुना होगा अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, जो नॉर्मली डिसेंट्री होती है ना, वो वही अमीबिक इन्फेक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो नॉर्मली जो डिसेंट्री होती है, वो अमीबा एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ऐसी अमीबा भी एक जीव है, ठीक है। सिंगल सेल ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो उसके इन्फेक्शन से ये वो होती है डिसीज, डिसेंट्री, ठीक है। तो इसमें इंटेस्टाइन में वही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं, बार बार स्टूल आता है, कभी कभी फीवर भी आ जाता है, ठीक है। वाटरी पेनलेस डायरिया,
देखो देखा, वाटरी पेनलेस डायरिया इज मोर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये डिफरेंशिएशन याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतने अच्छे से तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि डिसेंट्री है स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि एज अ मतलब नॉर्मल लेमैन डॉक्टर्स लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो बस ये याद रखो, अमीबा के इन्फेक्शन से डिसेंट्री होती अच्छा, डिसेंट्री और डायरिया एक ही होता है? है। नॉट श्योर, मुझे भी नहीं आइडिया डिसेंट्री और डायरिया में क्या अंतर होता है। दोनों में चीजें तो एक ही जैसी होती है, मतलब Always. हम्म। तो एक बार और चेक कर लेंगे, चेक करके मैं कंफर्म करती हूँ। एक्चुअली इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है, जो वाटरी वाले जो डायरिया वाले स्टूल्स होते हैं, जो बिल्कुल पतले पतले दस्त होते हैं, वो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन से होते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो अमीबा वाली ये डिसेंट्री है। तो इसके सिम्टम्स मुझे भी नहीं पता, देख के बता पाऊंगी मैं कि हाँ, मैंने शायद डॉक्टर ने लिखवाया था, इसमें लिखा हुआ है मैंने, ब्लडी डायरिया, मतलब इसमें ब्लड आता है। मतलब जैसे कि नॉर्मल जो डायरिया होता है उसमें ब्लड नहीं आता, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन से जो होता है। पर जो अमीबा के इन्फेक्शन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो डायरिया होता है, उसमें ब्लड भी आता है स्टूल्स में। तो आई थिंक उसे ही डिसेंट्री बोलते हैं, कि ब्लडी डायरिया। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मे बी जो डॉक्टर आए होंगे उन्होंने मेंशन किया होगा कि इट्स अ ब्लडी डायरिया। ठीक है। सफुदा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। मतलब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी लिखा है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड में जो लिखा है वाटरी पेनलेस डायरिया और मोर लाइकली, वो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिखा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो पतले पतले पानी जैसे जो लूज मोशंस होते हैं, वो हम्म। स्मॉल इन्फेक्शन से होते हैं। और जो ये ब्लड वाले स्टूल्स आते हैं, मोर फ्रिक्वेंसी वाले, ये लार्ज इंटेस्टाइन में अमीबा के इन्फेक्शन से होते हैं। तो ये वो जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने डिफरेंशिएशन के लिए लिखा है वहां पे, ओके। मतलब उन दोनों में अंतर बताने के लिए कि बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही है ना? जो ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री है वो लार्ज इंटेस्टाइन की है। ओके, ब्लड। थैंक यू। तो ट्यूमर्स और डायरिया, मतलब कहीं भी किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन में कहीं पे भी लूज मोशंस होंगे पतले पतले, उसको डायरिया ही बोलेंगे। किसी भी वजह से हो उसको बोलेंगे डायरिया हो गया। ठीक है। बीट अमीबिक इन्फेक्शन, बीट आईबीएस की वजह से हो रहा है, सब कंडीशंस में डायरिया इज अ सिम्टम नॉट अ डिसीज। ठीक है। तो ऐसा है। तो ट्यूमर, ट्यूमर क्या होते हैं अगेन, ट्यूमर और कैंसर में अंतर पता है लोगों को? नहीं, ये बताया था कि ट्यूमर कैंसर। में कैसा लंप हो जाता है, हम्म। और कैंसर में कैंसर तो जैसे कि क्रोनिक हो जाता है, पहले से हो के फिर कैंसर हो जाता है। ट्यूमर इनिशियल स्टेज है, और अगर वही क्रोनिक हो जाएगा ट्यूमर, तो फिर कैंसर का रूप ले लेगा, समथिंग लाइक दैट। हम्म। हाँ, तो ट्यूमर क्या होता है, जैसे हमने कैंसर में पढ़ा था, हमारी ही बॉडी का कोई सेल का जो डीएनए है वो खराब हो गया, और वो अनकंट्रोलेबली, एक का दो के चार होने के बजाय एकदम से बहुत ज्यादा ज्यादा ग्रो करने लगते हैं वो सेल्स, जो सेल्स खराब हो गए। तो ट्यूमर में भी यही होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है खराब सेल्स की। तो ट्यूमर क्या होता है, वही कैंसर की एक तरीके से इनिशियल स्टेज समझ सकते हैं, कि वहां कैंसर में भी लम्प्स हो जाते हैं उस जगह पे, क्योंकि सेल्स बढ़ जाएगा वहां पे लंप हो जाएगा, तो ट्यूमर में भी लंप हो जाता है। तो ट्यूमर किसी एक प्लेस पे रहता है, तो उसे बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, BENIGN। ये वर्ड बहुत कहीं पढ़ा होगा। तो ट्यूमर मतलब बेनाइन, एक जगह पे है। फिर बहुत सारे ट्यूमर्स बेनाइन ही होते हैं, मतलब एक जगह पे ही रहते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म तक अगर उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे, या कुछ कुछ एकदम से ही कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेनाइन रहते ही नहीं है। तो कैंसर मतलब वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी फैल सकते हैं। वो ट्यूमर एक ही जगह रहता है, और कैंसर क्या है, फैलने लगता है। ट्यूमर का लंप अगर किसी खास हिस्से में है तो वहीं टिका रहेगा, कैंसर वो पूरे पार्ट में बहुत जल्दी फैल जाएगा। ठीक है। तो ट्यूमर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड एंड रेयर ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के इंटेस्टाइन में ट्यूमर, ट्यूमर मतलब लंप होना,
कॉमन है, राइट साइड में ट्यूमर रेयरली होता है। ऊपर चढ़ने वाली क्या क्या क्या? असेंडिंग। असेंडिंग वाले में कॉमन है, डिसेंडिंग वाले में। इसमें लिखा है दिस इज फॉर्चुनेट बिकॉज द स्टूल ऑन द राइट साइड इज लिक्विड सो अ ट्यूमर। हाँ, तो कह रहे हैं कि कोई भी चीज होती है, कैंसर या ट्यूमर, उसको अर्ली डिटेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अर्ली हम वो कर सकते हैं उसे, मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि राइट साइड के ट्यूमर्स बहुत रेयर होते हैं। और अच्छी भी बात है क्योंकि राइट साइड में अगर ट्यूमर होता है तो वो इजिली डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि क्योंकि राइट साइड में जो हमारा स्टूल है वो ऑलरेडी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो चुका है। तो वहां पे तो पास होता ही है, तो वहां पे कुछ पेन नहीं होगा अगर ट्यूमर होगा भी। लेफ्ट साइड में जरा सा भी कुछ ट्यूमर हुआ तो एकदम से पेन स्टार्ट हो जाएगा। राइट साइड में ट्यूमर अगर रेयर है केसेस में तो पेन नहीं होता उस वाले ट्यूमर में। तो बहुत जब वो बड़ा हो जाएगा तब जाके पेन वाला सिम्टम आएगा। तो ट्यूमर, अभी लार्ज इंटेस्टाइन का ट्यूमर, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन बोलते हैं तो उसे कोलन कैंसर, कोलन कैंसर इज अ वेरी कॉमन कैंसर। बहुत ही सुनने में आता है कोलन कैंसर, एंड इट्स वेरी मच ट्रीटेबल। ठीक है, तो वही ट्यूमर अगर बढ़ जाए, एडवांस स्टेज हो जाए तो उसे कहते हैं कैंसर। तो ऑल कोलोनिक कैंसर्स डिटेक्टेड अर्ली कैन बी ट्रीटेड एंड क्योर्ड। तो पाइल्स, तो उसके फादर को था ना हाँ समथिंग। पाइल्स, तो पाइल्स क्या होती हैं, जो हमारी एनल्स जो होता है, जो हमारी ओपनिंग होती है, तो वहां पे कुछ कुछ क्योंकि वहां से स्टूल पास होता है, ठीक है, तो वो होल होता है, उसमें छोटा बड़ा होने का वो रहता है ना। तो वहां पे कुशंस रहते हैं ब्लड वेसल्स के, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होती रहती हैं, तो वहां पे कुशन रहता है। तो अगर लंबे समय तक किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, तो वो जो कुशन होता है वहां पे एनस पे वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर स्टूल पास करने में पेन होता है, तो उसी को पाइल्स कहते हैं। और कभी कभी वहां की ब्लड वेसल्स भी क्या होती हैं, वो बर्स्ट हो जाती हैं, इतना प्रेशर होता है ना कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो उसी को वो पाइल्स भी बोलते हैं, हेमोरॉइड्स भी पाइल्स को ही बोलते हैं। ठीक है, वो जो कुशंस होते हैं ना उनको हेमोरॉइड्स बोलते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। देन डिसीजेस, तो ये थे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसीजेस। अब जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, लिवर, पैनक्रियास, उनका डिसीज। तो डिसीजेस अफेक्टिंग द लिवर, तो लिवर में सबसे मोस्ट कॉमन पड़ते हैं फैटी लिवर डिसीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमने जैसे लिवर में पढ़ा था कि सारा जो खाना होता है ब्लड के थ्रू सबसे पहले जाता है लिवर में। तो लिवर सब नहीं, जगह डिस्ट्रीब्यूट, न्यूट्रिएंट्स। सारे जो मतलब खाना मतलब न्यूट्रिएंट्स, जो भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, सारे न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले जाते हैं लिवर के पास। तो लिवर क्या करता है कि उनको सबको अपने अपने सेल्स को दे देता है ना, जिस जिसको जो जो चाहिए वो उसको पहुंचा देता है। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है। बट अगर मोर देन एक्स्ट्रा हो गया, लिवर भी कितना हद तक क्वेश्चन करके रखेगा ना, तो बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फैटी लिवर। ठीक है, फैटी लिवर मींस हैविंग एक्स्ट्रा अनवांटेड फैट अराउंड द लिवर। ठीक है, तो मोस्टली ये फैटी लिवर डिसीजेस में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो मोस्टली अल्कोहल की वजह से होती है, ज्यादा जो लोग अल्कोहल पीते हैं, तो अल्कोहल अल्टीमेटली जाके उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर में फैट या फिर ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और कई बार नॉर्मल भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, अच्छा लाइफ मतलब जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, खान पान अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी फैटी लिवर डिसीज होती है, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो फैटी लिवर डिसीज जो है, तो वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके ठीक की जा सकती है अर्ली स्टेजेस में। तो अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करेंगे तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। देन लिवर की एक डिसीज है हेपेटाइटिस। तो हेपेटिक वर्ड जहां पे भी आए, हेपेटिक मतलब लिवर, ठीक है, और टिस मतलब स्वेलिंग। तो हेपेटाइटिस मतलब लिवर में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। ठीक है,
तो लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। तो हेपेटाइटिस बहुत सारे अलग अलग प्रकार की होती हैं, A B C D E, ठीक है। तो सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है हेपेटाइटिस में? खाना खाते ही वॉमिटिंग फीलिंग होती है, मतलब कुछ भी पचा नहीं पाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो वॉमिट आने लगती है, और फीवर होता है। और यूरिन का कलर थोड़ा सा और डार्क येलो हो जाता है, क्योंकि लिवर ना एक कंपाउंड सिक्रीट करता है, बिल्यूरेबिन। तो वो बाइल में भी होता है। तो हमारे जो स्टूल होते हैं उनका येलो कलर भी बिल्यूरेबिन की वजह से होता है, और जो हमारा यूरिन है उसका कलर भी बिल्यूरेबिन की वजह से होता है। तो ये पूछ सकते हैं येलो कलर कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? बिल्यूरेबिन की वजह से होता है। बिल्यूरेबिन लिवर लिवर में बनता है, ठीक है। ये नाम है ब्लू और कलर है येलो। अभिषेक बोल रहे नाम है बिलू और कलर है येलो। मैं तो सोचा ही नहीं, बिलीरुबिन है। तो बिलीरुबिन मोस्टली बाइल में होता है, और वो बाइल के थ्रू स्टूल्स में निकल जाता है। तो बट अगर वो एक्स्ट्रा हो जाए हमारी बॉडी में, तो वो कभी कभी फिर एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस का मेन सिम्टम क्या होता है? जॉन्डिस, मतलब पीलिया, पीलिया हो जाना। तो वो पीलिया भी क्यों होता है? पूरा मतलब हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हेपेटाइटिस बहुत सारे प्रकार की होती है, तो इसमें लिखा है कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो मोस्टली ओरल उससे आती हैं, गंदे पानी से, गंदे खाने से, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। और वो अपने आप ठीक भी हो जाती हैं, क्योंकि ये सब वायरल है। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली अपने आप 1-2 दिन मतलब रेस्ट और प्रॉपर खाना लेके ठीक हो जाती है। तो B C और D जो है वो खाने या पानी के थ्रू नहीं आती हैं, वो ब्लड, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड के थ्रू आती है। तो मोस्टली इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड हमारे बॉडी में कैसे आएगा? या तो जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं, जिस अभी तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस ही यूज होती हैं, बट फिर भी कहीं कहीं जो जैसे कि पहले पहले होती थी बहुत, कि पैसा बचाने के लिए। तो फिर हेपेटाइट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति है उसका ब्लड स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया, तो ये ब्लड के थ्रू फैलती है। एंड सेक्सुअली भी, और फिर अगर मम्मी को है तो बच्चे को भी बर्थ के टाइम पे हो जाएगी। तो A और E जो है वो खाने और पानी के थ्रू फैलती हैं। B C और D जो है ब्लड या फिर सेक्सुअल के थ्रू फैलती हैं। तो A और E अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। और बी जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो वो लिवर को लॉन्ग टर्म में काफी हार्म कर सकती है, और वो लंबे, अगर इन्फेक्शन ठीक ना हो तो लिवर कैंसर भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी से। तो इसलिए हेपेटाइटिस का जो वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल भी है A और B का। तो एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी का जो वो है वैक्सीनेशन, वो तो अभी बच्चों को तो लगता ही है, तो लगवा लेना चाहिए। एड्स भी इसी में आते हैं। हम्म? एड्स भी इसी नहीं, एड्स तो कम्प्लीटली डिफरेंट डिसीज। अभी आए हमारे गॉल स्टोन्स, ठीक है। तो हमने लिवर की डिसीज पढ़ी, एक तो फैटी लिवर एंड देन हेपेटाइटिस। अभी आई गॉल ब्लैडर की डिसीज, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है। में। वो कौन सा था जिसमें बाइल इकट्ठा होता है? वो गॉल गॉल ब्लैडर। ब्लैडर, हाँ गॉल ब्लैडर। ये तो ब्लैडर अलग है, गॉल ब्लैडर अलग है। वो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है गॉल ब्लैडर। हम यूरिनरी ब्लैडर को शॉर्ट में ब्लैडर बोल देते हैं। अच्छा। तो ब्लैडर खाली बोल रहे हैं मतलब यूरिनरी ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर हमेशा गॉल ब्लैडर बोलेंगे, खाली ब्लैडर नहीं बोलेंगे। ब्लैडर कोई पर्टिकुलर टर्म है? नहीं, ब्लैडर मतलब पाउच टाइप का, जिसमें कुछ स्टोर हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी जो यूरिन है वो स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर में भी बाइल स्टोर होता है। तो ब्लैडर मतलब एक पाउच, पोटली टाइप।
तो बाइल, जो बाइल होती है, हमने पढ़ा था कि वो लिवर से गॉल ब्लैडर में आके बस स्टोर्ड रहती है, ठीक है। तो बाइल में एक तो बिलीरुबिन भी होता है, फैट को डाइजेस्ट करने का केमिकल्स भी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइल में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कुछ अलग अलग सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर बॉडी में, लिवर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो वो बाइल में भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ठीक है। तो वो बाइल के थ्रू ना एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, अभी बाइल जाके स्टूल में के थ्रू अल्टीमेटली निकल जाती है ना, तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के थ्रू लिवर एक तरीके से स्टूल के थ्रू भी बॉडी, लिवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है थ्रू बाइल। पर अगर बाइल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो थिक हो जाएगी, वैसे तो वो लिक्विड होती है, पर वो थिक हो जाएगी, तो थिक हो जाएगी तो वो जमने लगेगी, तो उसी को बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के हाई होने से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। जैसे किडनी के स्टोन्स होते हैं, वो मोस्टली कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम बॉडी में बढ़ जाता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। इसमें लिखा है वैसे 2 टाइप ऑफ गॉल स्टोन्स है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स एंड पिगमेंट स्टोन्स। तो मोस्टली लोगों में कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, किसी किसी में वो बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो बिलिरुबिन की वजह से वो थिकनिंग होने लगती है और स्टोन्स बनने लगते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स येलो ग्रीन होते हैं, और बिलिरुबिन के स्टोन्स जो होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं। तो इसमें लिखा है मोस्टली 80% गॉल स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, और बिलिरुबिन वाले स्मॉल होते हैं। कलर तो नहीं, ठीक है। तो ज्यादा उनका कलर में जाने का नहीं, मेन कोलेस्ट्रॉल, मेनली जो स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। कोई कोई 20% स्टोन्स उसकी वजह से भी हो सकते हैं, पिगमेंट की वजह से, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन्स भी हो सकते हैं गॉल ब्लैडर में, या फिर एक छोटे छोटे स्टोन्स मिलके एक बड़ा स्टोन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अभी स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो स्टोन मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से बाइल का जो लिक्विड है वो थिक हो गया है, और वो एक जगह इकट्ठा होके हार्ड हो गया है, ठीक है। अब वो हार्ड हो गया है, तो जैसे आर्टरी में ब्लड थिक हो जाता है तो क्लॉट हो जाता है ना, तो ऐसे ही जो बाइल की डक्ट है, इसको बोलते हैं बिलियरी सिस्टम भी बोलते हैं, जो लिवर, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के थ्रू वो ड्यूडनम में जाता है बाइल। तो वो बाइल डक्ट के थ्रू वो पास नहीं हो पाएगा ना बाइल अच्छे से। अब बाइल अच्छे से पास नहीं होगा तो बॉडी में फैट का डाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो कभी कभी बाइल स्टोन्स अभी बाइल डक्ट के थ्रू पास होके कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाके फंस सकते हैं, पेनक्रियाज में जाके भी अटक सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जुड़ा हुआ है ना, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट आती है, तो वो स्टोन्स कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं। और कभी कभी वापस लिवर में भी, बहुत रेयर केसेस में लिवर में भी जा सकते हैं। तो जहां पे भी जाएंगे वो मतलब दिक्कत करेंगे, खराब करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन करेंगे, तो दर्द होता है गॉल स्टोन्स की वजह से। और अगर बहुत बड़ा स्टोन है, बहुत ज्यादा है, तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट करना ही है। अभी इसमें लिखा है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज। इसमें से ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है, द डोज, इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि मतलब अल्कोहल की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज। अभी आते हैं पैनक्रियाज पे, ठीक है। तो अगेन पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे पैनक्रियाटिस, ठीक है। तो इट इज अ वेरी रेयर डिसीज, तो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकती है, ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो हम्म अब डायबिटीज जो होती है वो पेनक्रियाज में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, या इंसुलिन बॉडी में यूज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से होती है। तो पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है तो ऑब्वियसली इंसुलिन शायद नहीं प्रॉपर बन पाए, तो पेनक्रियाटिस से भी डायबिटीज हो सकती है। मतलब पेनक्रियाज खराब थे, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन थी, इसलिए डायबिटीज।
अच्छा, इसमें लिखा है रोल ऑफ स्ट्रेस, तो इसमें ऐसा कुछ पता नहीं, पता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, ठीक है, बस इतना ही। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भी जैसा क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे अभी ये है ना पेनक्रियाटिस, हेपेटाइटिस, गॉलस्टोन, पाइल्स। तो मैंने बताया मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ डिसीज लिखो, डिसीज और लिखो और उनको, एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो वो डिपेंडिंग ऑन, कभी बोलते हैं कि 3-4 डिसीजेस लिखो, कभी बोलते हैं डिसीज लिखो। तो आपको सारी डिसीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन है वो डिसीज मेंशन कर दो। अभी पैनक्रियाटिस तो इन्होंने ही लिखा है कि समझ में नहीं आई अभी तक डिसीज, तो उन्हें नहीं समझ में आई तो हम क्या समझ के करेंगे। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा, 2-3 डिजीज लिखो, फिर हमें जब जो याद रहेगा वो लिख देंगे, दो हाँ दो हाँ लाइन। हाँ, ऐसा भी पूछेंगे कि उसके सिम्टम्स बताओ, कॉजेस बताओ, कौन सी बड़ी बीमारी है वो बताओ। बड़ी बड़ी छोटी क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेन जो डिजीज ऐसा। ऐसा ये कुछ नहीं है, जो आपको याद है, और मेन मेन वाली ही लिखो ना, हमें मतलब जो कॉमनली सुनने में आती हैं। मैंने अभी एक एक्चुअली क्वेश्चन क्या हो रहा पेपर है में मालूम देखा अभी। था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे आया था। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का सब डिसीज लिखना है, जो भी याद है वो सब लिखना है। उसका कोई एक डिसीज लेके एक्सप्लेन करने को बोला है। हाँ, तो मतलब डिसीजेस के नाम लिख दो और उनमें से कोई हाँ, एक डिसीज को एक्सप्लेन एक करो। डिसीज को एक्सप्लेन। हाँ वो सही रहेगा पर। ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते कि कोई एक डिसीज दे दी, वो एस्थमा के लिए आता है, जो बहुत कॉमन डिसीज है। अब जैसे कि एस्थमा इज एस्थमा बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना, वो 10 कमांडमेंट्स जो हमने पढ़े थे। तो एस्थमा पे क्वेश्चंस आते हैं, हेपेटाइटिस पे आते हैं, हेपेटाइटिस एक वेरी कॉमन डिसीज है। देन अदरवाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि या तो डिसीजेस लिखो और उनमें से एक या दो मेंशन करो, एक्सप्लेन करो, या फिर ट्रू फॉल्स कि ये छोटी आंत की मतलब स्मॉल वाली कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन की कौन सी है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे शॉर्ट नोट आया है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसने बोला अभी? हाँ, मैंने बोला था, इस पे आया था एक क्वेश्चन, एक्चुअली शॉर्ट नोट इसमें, पे आया था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्योंकि इसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में ऐसा कुछ खास समझाया हुआ नहीं है। ये तो बस एक ही पैराग्राफ है, बाद में इन्होंने वेरियस डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को कैटेगराइज किया, तो वो तो एक डिफरेंट पार्ट हो गया। तो ऐसा कुछ स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, बस इतना ही हमें समझना है। रेफर करके वो क्वेश्चन ईयर का बताती हूँ, कौन सा ईयर पे आया है। हम्म। तो ऐसे इसमें भी बहुत क्लियरली क्या क्या होता है स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम पे। एक्चुअली जब भी हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारा जो सूर्य नाड़ी है, वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो सूर्य नाड़ी क्या होती है कि वो इसमें लिखा है कि इट इज कैटाबॉलिक इन इट्स फंक्शन, ठीक है, उसकी वजह से सब टूट टट शुरू हो जाती है। So it activates the body for defense, which narrows down the blood vessels. तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से नहीं समझाया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी से स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर ये आए भी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि फिर कभी आएगा। आप एग्जैक्टली वो शेयर करना प्रिया, क्या क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का आया हुआ है। हाँ श्योर, बस मैं शेयर करती हूँ। बस इतना समझिए कि स्ट्रेस से डाइजेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है वेरियस डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी में इतनी सारी जो डिसीजेस पड़ी उनको एक
कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि देखो कुछ डिसीज होती है इन्फेक्शंस की वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब के, अमीबा के इन्फेक्शन से। कुछ अल्सर्स होते हैं, ठीक है। अल्सर्स क्या होते हैं, जैसे माउथ के अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स, स्टमक के, ठीक है। वो अल्सर्स किससे होते हैं, एसिडिटी से, या फिर कुछ चोट लग गई या कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई। देन ट्यूमर्स और कैंसर्स। देन एलर्जीज होती हैं, किसी को ग्लूटन, वीट सूट नहीं करता तो पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है वीट खाते ही। किसी को लैक्टोज सूट नहीं करता तो लैक्टोज, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है। देन फंक्शनल डिसऑर्डर्स लिखे हैं कि कुछ फंक्शनल ही प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे, कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ वहां पे इन्फेक्शन नहीं हुआ था, जेनेटिकली ही बॉडी में खराब है फंक्शन इंटेस्टाइन का। देन पुअर ब्लड सर्कुलेशन, तो इसमें जैसे पाइल्स लिख सकते हैं। तो ऐसे सारे ये सब नहीं, मेन मेन आप इन्फेक्शंस कर सकते हैं, अल्सर्स याद कर लो, ट्यूमर्स और कैंसर, देन फंक्शनल डिसऑर्डर्स और एलर्जीज। देन टेस्ट फॉर डाइजेस्टिव डिसीज, इस पे कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आता है। टेस्ट फॉर डाइजेस्टिव डिसीज पे ये तो वही टेस्ट हैं जो हमने वहां पे हेल्थ पैरामीटर्स में टेस्ट पढ़े थे ना, हेल्थ पैरामीटर्स के मेजरमेंट में। तो ये काफी मतलब क्या है कि काफी साइंटिफिक टर्म्स दी हुई हैं उसमें, तो आप ज्यादा मत याद रखो इसको। मेन मेन याद रख लो कि एक्सरे, अब ये बैरियम मील एक्सरे, ये इतना बड़ा हैवी टर्म, नो नीड टू याद, मतलब याद करने का। एक्सरे, एक्सरे तो याद होता है ना कि एक्सरे से क्या क्या देख सकते हैं। तो अपर जीआई टेस्ट, लोअर जीआई टेस्ट। अपर जीआई मतलब हमारा ऊपर वाला जीआई ट्रैक का ऊपर वाला भाग, लोअर जीआई मतलब जो जीआई ट्रैक के नीचे वाला भाग। तो एक्सरे से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सरे से हम ऊपर के भाग के इन्फ्लेमेशन भी देख सकते हैं और नीचे के भाग के इन्फ्लेमेशन भी। जैसे कि अगर नीचे के भाग में कोलन आता है तो कोलन में क्या है, पॉलिप्स। पॉलिप्स मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर छोटे 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 ऐसे ग्रोथ हैं, जैसे फूल गोभी जैसे ग्रोथ है अंदर, उसको बोलते हैं पॉलिप्स। देन अंदर ऊपर भी कहीं इन्फ्लेमेशन है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। देन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेट में कुछ दिक्कत होती है तो। देन कोलन के लिए एंडोस्कोपी बहुत यूज की जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कि एक कैमरा माउथ या फिर एनस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ये पूरा कैनाल है, पूरा एक ट्यूब है, तो इसमें कैमरा इंसर्ट किया जाता है और वो कैमरा का कनेक्शन होता है कंप्यूटराइज से, है ना। तो वो पूरा जहां जहां कैमरा फिर मूव करता है वो पिक्चर्स क्लिक करके कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो ये एंडोस्कोपी मतलब अंदर जाके उसको पिक्चर्स लेना, एंडो मतलब अंदर जाके। तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी मतलब, कोलोनोस्कोपी मतलब खाली कोलन की एंडोस्कोपी, और गैस्ट्रोस्कोपी मतलब स्टमक की, या फिर तो ये कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, तो अगर एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल पा रहा है तो एंडोस्कोपी करनी पड़ती है कुछ खास चीजों के लिए। अगर ट्यूमर या कैंसर है तो बायोप्सी मतलब छोटा सा टुकड़ा पार्ट टिश्यू का लेंगे, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट का, और उसको फिर एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। देन ब्लड टेस्ट किया जाता है, कुछ इन्फेक्शंस के लिए स्टूल का टेस्ट, जैसे यूरिन इन्फेक्शन होता है तो यूरिन का टेस्ट करते हैं, ऐसे स्टूल में इन्फेक्शन होता है तो स्टूल का भी टेस्ट किया जाता है। एलर्जीज के लिए टेस्ट होते हैं। देन सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी, एमआरआई। तो ये सब इनमें डिटेल्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना हो तो कुछ आ जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डिसीज के लिए क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, तो बस आप उनके नाम लिख सकते हो कि एक्सरे, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये सब बस नाम लिखें। देन यहाँ पे आते हैं कॉजेस, कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीजेस के कॉजेस क्या है। तो यहाँ पहले उन्होंने डिसीजेस को कैटेगराइज किया था, अभी उन्होंने कॉजेस को, कि एक्चुअली डिसीजेस को जब कैटेगराइज किया था ना, तभी भी वो एक्चुअली कॉजेस के हिसाब से ही कैटेगराइज किया था वहां उन्होंने 24 पेज पे, कि इन्फेक्शियस डिसीज मतलब बैक्टीरिया वायरस की वजह से, अल्सर्स एसिडिटी की वजह से,
ट्यूमर्स वगैरह मतलब बॉडी का ही जेनेटिक सिस्टम खराब हो गया, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है। फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब फंक्शनल में प्रॉब्लम है। अब यहाँ कॉजेज में भी थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन कर दिया कि जेनेटिक फैक्टर्स। तो हमने पढ़ा था ना कि आईबीएस जो होता है वो जेनेटिक होता है, ट्यूमर्स या कैंसर भी जेनेटिक हो सकते हैं। इन्फेक्शंस अगेन, अल्कोहल की वजह से कोई कोई बीमारियां हो सकती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। टी कॉफी से एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। तो इन जनरल जो भी ये कॉजेज हैं, तो इन जनरल सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं, पूरी बॉडी में कहीं भी डिजीज है उन सबके लिए कॉमन कॉजेज हैं ये। तो ट्रीटमेंट इन्हें थोड़े बहुत बताए हुए हैं कि मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं, कभी कभी एसिडिटी है तो एंटासिड, पेन किलर लेने पड़ सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक ले सकते हैं, कुछ सर्जरी कहाँ यूज करी जा सकती है, अगर अपेंडिक्स ग्रो हो गया है तो अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं। देन पाइल्स को भी कोई कोई लोग सर्जरी से निकलवाते हैं। ट्यूमर अगर कैंसर है तो उसके लिए सर्जरी होती है। तो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, कई बार हम एंडोस्कोपी से डायग्नोसिस तो करते ही हैं, उससे कई बार ट्रीटमेंट भी करते हैं एंडोस्कोपी से। मतलब कैमरा, मतलब कोई पाइप इंसर्ट करके वहां कैमरा तो भेजते ही हैं, कैमरे से फोटो भी क्लिक करते हैं, बट उसी पाइप से कुछ वो मेडिकेशंस भी करके कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसी डिजीज हैं जो सिर्फ मतलब खाने पीने का ध्यान रख के ही ठीक कर सकते हैं, अपना खान पीन, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। तो ये तो मतलब ऐसे इन पे कोई क्वेश्चन नोट्स नहीं आते हैं, नोट्स तो मेनली डिसीजेस पे आते हैं। ये तो नेचुरोपैथी से परे हो गया ना। हाँ नेचुरोपैथी तो कहते हैं ड्रग लेस थेरेपी है। हाँ, तो ये है ही ना, मेडिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं ना अभी हम। अच्छा। डॉक्टर के हिसाब से एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं अभी हम। बाद में योग के हिसाब से एस्पेक्ट पढ़ेंगे, योग से कैसे ठीक किया जाए। और फिर लास्ट चैप्टर है नेचुरोपैथी से कैसे ठीक किया जाए। हर एक सिस्टम में लास्ट चैप्टर है नेचुरोपैथी से कैसे ठीक करें। तो वो भी आएगा आप लोग का ना, वो फिफ्थ जो पेपर है इंटीग्रेटिव वाले में या नेचुरोपैथी वाले में, किसी में तो है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर तो कॉमन है। देन 2021 to 22 मेडिकल एस्पेक्ट के पेपर में दो क्वेश्चन आया है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी 5 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट। और फिफ्थ क्वेश्चन आया है नेम डिसऑर्डर्स ऑफ जीआई सिस्टम। अच्छा अच्छा, नेम डिसऑर्डर्स ऑफ, अच्छा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जीआई 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 सिस्टम। ठीक है ठीक है। तो फिर उस पे जीआई सिस्टम्स पे आया कौन तो से साल में आया था, कौन से ईयर में? 21-22। 2021। हाँ, क्या पूछ रहे हो? नहीं, अभी उसका फिर कौन सा डिसऑर्डर लिख सकते हैं? इस पे तो माउथ से लेके सब कुछ हाँ तो होगा ना जीआई का। हाँ, माउथ से लेके कहीं पे भी। इसमें अभी जीआई ट्रैक्ट है ना, तो यहाँ पे आप लिवर और उसका मत लिखना, पैंक्रिया का, हाँ, क्योंकि तो लिवर। तो जनरली माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये। हाँ, सबके लिख दो। ये लिख सकते हैं, माउथ है, कैविटीज होती हैं, अल्सर होते हैं, ठीक है ना। फिर ओके। इसो लाइन वाइज लिख देना। फिर थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, ईसोफेगस में इन्फ्लेमेशन होती है, वो गर्ड डिसीज थी, GERD, खाना जो वापस आता खाना वापस आ जाता है ना, ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। तो लाइन वाइज फिर स्टमक पे आना, स्टमक पे पेप्टिक अल्सर, और फिर नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डिसीज होती हैं, देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्रॉन्स डिसीज, बाउल सिंड्रोम, और फिर पाइल्स। तो सारे मेंशन कर दे सकते हैं ना। मतलब दो दो ठीक लाइन है, में ना लिखेंगे तो बस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस एक एक ऑर्गन का लिख के 1-1 पॉइंट लिखेंगे तो बस। मतलब आप एग्जैक्टली मतलब वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आप और मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी आ रहा है?
तो क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे ना तब गो थ्रू करेंगे एकदम। हाँ, हाँ, आप क्वेश्चन पेपर, main disorders of GI system. हाँ फिर से बोलिए प्रिया। Main disorders of GI system. देखिए, अब ये क्वेश्चन में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ओनली दे आर आस्किंग नेम, हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है। आप माउथ से ओके, लेके तक के, बस वहां पे आपका क्या क्रिएटिविटी देखी जाएगी। आप माउथ में माउथ के लिखो, तो ऐसे लाइन वाइज लिखो, एग्जामिनर के लिए एक आसान हो जाता है। ये नहीं कि पहले पाइल्स लिख रहे हैं, पाइल्स से माउथ के अल्सर्स पहुंच गए, तो एक लाइन वाइज लिखिए, माउथ का बताइए, फिर ईसोफेगस का, तो ऐसे लाइन वाइज आइए। कोई कोई डिसीज भूल जाएंगे चलेगा, बट एक ऑर्डर में लिखिए। order में, okay, तो thank you. यहाँ पे वो बोल ही नहीं रहे कि यहाँ पे आप वो करो, एक्सप्लेन करो डिसीज, ठीक है। अभी हम थर्ड इसमें आते हैं, योगिक एस्पेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो इसमें तो कुछ बताया ही नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। सब में पंचकोश कॉन्सेप्ट है ना सबका? क्या क्या क्या? सब सिस्टम में पंचकोश कॉन्सेप्ट योगा का है ना सारे? हाँ, देखिए, तो इन जनरल योग तो वैसे भी इंटीग्रेटिव है, तो योगिक एस्पेक्ट क्या होगा, हर एक सिस्टम के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉमन होगा, कि योग की जो गाइडलाइंस हैं वो तो हम हर एक को देंगे। अब हम कहते हैं कि बहुत सारी डिसीजेज स्ट्रेस की वजह से होती हैं, तो अगर योगिक एस्पेक्ट से अगर ट्रीट करने को बोला जाए वो डिसीज, तो हम बोलेंगे स्ट्रेस कम करो, ठीक है। अपना योग में आहार विहार और विश्रांति पे ध्यान दिया जाता है। अपना आहार ठीक करो, विहार एक्टिविटी बढ़ाओ, और स्लीप करो, और अपने इमोशंस पे ध्यान दो। ये तीन एस्पेक्ट योग में आएंगे ही हर एक डिसीज के लिए, है ना। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा चैप्टर था, उसमें वो एस्थमा के लिए स्पेशली उन्होंने 10 कमांडमेंट्स दिए हुए थे। वो 10 कमांडमेंट्स एक्चुअली जनरली थे, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किए थे ना, वो इन जनरल एस्थमा के लिए क्या, सभी डिसीज के लिए लागू होते हैं, पर वहां पे स्पेशली वो एक पॉइंटर के फॉर्म में दिए हुए थे, तो उस पे क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कुछ खास इन्होंने दिया हुआ नहीं है, यही लिखा है कि अपना आहार ठीक करो, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स को ठीक करो, अगेन हरी करी और वरी से दूर रहो, ओवर ईटिंग मत करो, मिताहार। तो योग में जो भी हमें आता है कि भाई मिताहार करो, और क्या कहते हैं, सात्विक आहार करो, अल्पाहार करो, युक्ताहार करो, तो अपना फाइबर इंटेक बढ़ाओ, मतलब वो सब मिताहार युक्ताहार और अल्पाहार में ही आ गया ये सब। स्ट्रेस को करेक्ट करो। देन पंचकोश कॉन्सेप्ट में बस आपको अगेन वही याद करना है कि अभी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बस यहाँ तक था, लंग्स तक, ठीक है। हमारा जीआई ट्रैक्ट माउथ से लेके एनस तक ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे पंचकोश कॉन्सेप्ट में हर एक सिस्टम में, मतलब हर एक पार्ट में जहाँ है, जैसे एक टेबल बनी हुई है यहाँ पे, कि जो देखो मूलाधार चक्र है वो एनस के साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चक्र का पोजीशन बताया हुआ है। तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक विशुद्धि चक्र मेन था, कि विशुद्धि चक्र है, ओनली विशुद्धि चक्र पे ध्यान दो, और उसका बीज मंत्र था हम। बट डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा यहाँ से लेके नीचे तक है, ऊपर से लेके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग चक्र हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मणिपुर चक्र है, क्योंकि वो मेन बीच में पाचन जहाँ हो रहा है वहां पे है मणिपुर चक्र, तो उसके लिए मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। देन अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ईसोफेगस में, इधर निगलने में स्वेलोइंग में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे तो विशुद्धि चक्र आता है, तो स्वेलोइंग में प्रॉब्लम है तो विशुद्धि चक्र पे ध्यान देना है। और अगर वहां पे प्रॉब्लम है स्टूल के तरफ, तो वहां पे मूलाधार चक्र आता है, तो वहां पे मूलाधार चक्र पे। तो वैसे ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस जस्ट फॉर अपना नॉलेज। फिर उन्होंने वायु भी बताई हुई है, तो वायु का कॉन्सेप्ट अभी आपने वायु तत्व में पढ़ेंगे, वो जो उड़ान वायु होती है, समान वायु, प्राण वायु।
तो वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक बार देख लेते हैं। तो उड़ान वायु, तो वायु जो होती है 5 प्रकार की वायु होती है ना, 5 वायु, और मतलब 10 वायु, पंच प्राण ऐसे होते हैं ना। तो 5 मेन वायु होती है। तो जो उड़ान वायु होती है वो मुंह से लेके सर तक ऊपर की तरफ, उड़ान मतलब उड़ने वाला। तो एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो पहले लंग्स में आती है, फिर लंग्स से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो लंग्स से ऊपर समझ लो आप उड़ान वायु, ऊपर की तरफ जाने वाली, ठीक है। तो लंग्स से ऊपर उड़ान वायु। एंड प्राण वायु मतलब प्राण वायु तो नॉर्मल जो हम वायु ले रहे हैं, तो यहाँ से ले लो जो नाक से लेके डायफ्राम तक की, मेन लंग्स तक की, वो प्राण वायु। देन समान वायु हमारी डायफ्राम से नेवल रीजन तक की समान वायु, लिखा है इसमें बिटवीन नेवल एंड हार्ट। और अपान मतलब नीचे वाली, नीचे जाने वाली वायु। तो उड़ान वायु तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसका कोई रोल नहीं है। जो प्राण वायु है जो डायफ्राम तक काम करती है वो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करती है। और जो हमारा जो पाचन शक्ति है वो समान वायु उसको कंट्रोल करती है। तो पाचन शक्ति स्ट्रांग होने के लिए समान वायु बैलेंस होनी चाहिए, जो नेवल रीजन पे वर्क करती है। और अपान वायु मतलब जो स्टूल प्रॉपर पास हो, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन वो सब ना हो, उसको टेक केयर करती है अपान वायु। अपान मतलब नीचे ले जाने वाली वायु। तो ये थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है कि जो प्राण वाली है जो ऊपर है, डायफ्राम तक वर्क करती है, वो ओरल डिसीजेस के लिए उसका बैलेंस होना जरूरी है, जो ऊपर तक की डिसीज है, ईसोफेगस तक की। देन प्रॉपर डाइजेशन, जो हमारा डायबिटीज है और पेप्टिक अल्सर्स हैं, लिवर की डिसीज है, वो समान आयु वायु। और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पाइल्स वो अपान वायु। देन इफेक्ट्स ऑफ योगाभ्यास, तो वो तो हमें पता ही है, 3 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। तो योग कैसे काम करता है डाइजेस्टिव डिसीजेज में, तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन कौन सी प्रैक्टिस किस किस जगह पे काम कर सकती है। तो जो बहुत सारी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जो हम पेट के बल लेट के प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, जो प्रोन पोजीशन वाली होती है, उन पे पेट पे, एब्डोमेन पे दबाव पड़ता है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन में जो ब्लड है, कंजेशन है, वो दूर होता है। तो जैसे पवन मुक्त आसन है, भुजंग आसन है, प्रोन पोजीशन वाले, और पवन मुक्त आसन पे भी पेट पे प्रेशर पड़ता है। देन कोई कोई प्रैक्टिसेस में एब्डोमेन पे स्ट्रेच पड़ता है, ठीक है, तो जैसे कि सुप्त वज्रासन है, मत्स्यासन है। देन एब्डोमिनल ट्विस्ट, तो यहाँ पे ये योग की प्रैक्टिस है, हमें पता है कि कहाँ पे प्रेशर पड़ता है, कहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है, कहाँ पे ट्विस्ट होता है, कहाँ पे बेंडिंग होती है। तो एब्डोमिनल स्ट्रोक्स, प्रेशर मैनिपुलेशन हम करते हैं अग्निसार में, तड़ागी मुद्रा में। तो ये भी, क्योंकि मेनली एब्डोमेन एरिया में हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे मेन पार्ट कहाँ है, हमारे एब्डोमेन में, ठीक है। तो ये एब्डोमेन के सारे आसन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बने। अच्छा, नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे इमोशनल, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, तो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने के लिए जेवावंस्य मुद्रा है, मेडिटेटिव और रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्रिया दी हुई है लास्ट में कि कौन कौन सी क्रिया, एक बार देख सकते हैं कि माउथ में अगर फाउल स्मेल आती है तो दंत मूल, ये जो सिंपल शुद्धि क्रियास थी, कपाल रंध्र धौती, दंत मूल धौती, जिवा मूल धौती, तो ये सब रटने जैसा कुछ नहीं, जस्ट समझने जैसा है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे रटने वाले क्वेश्चंस आते ही नहीं है। स्टमक आसन में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सुरेश जी पूछ रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो हर एक आसन के जो होते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, कि अगर हर्निया है, अपेंडिक्स है, तो पेट के बल वाले आसन नहीं करें, दैट्स इट। वो तो आपके बीमारी से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, मेन तो हर्निया और अपेंडिक्स, या फिर प्रेगनेंसी है, तो अलग अलग डिसीजेस के लिए यहाँ पे अलग अलग शुद्धि क्रियास की हुई है। तो ये कुछ भी रटने के लिए नहीं है कि हम, पर्पस क्या है कि हम योग थेरेपिस्ट का कोर्स है, ये योगा थेरेपी है, नेचुरोपैथ,
तो हमारे पास सर्टिफिकेट मिलेगा योग थेरेपिस्ट एंड नेचुरोथेरेपिस्ट का। तो हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हमें उसे ठीक करना है। तो ये बुक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपको बाद में भी, मतलब एक तरीके से बाद में भी आप देख सकते हो ना, गो थ्रू कर सकते हो कि कोई किस टाइप का पेशेंट आ रहा है, तो यू कैन रेफर दीज मैनुअल्स। तो ये सब चीजें उसके लिए हैं, नॉट एग्जैक्टली कि एग्जाम में लिखने के लिए। तो जस्ट ये तो समझने जैसी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में मान लो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो क्या करेंगे, अग्निसार करेंगे ना, शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। तो जो जो हमें पता है वो पता ही है। अब एनस में कुछ प्रॉब्लम है, पाइल्स है, फिशर है, तो नॉली कर सकते हैं, या फिर अश्विनी मुद्रा पाइल्स के लिए होती है। फिर गणेश क्रिया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे शायद कुछ कुछ कटवा, वो सावन सर ने कटवाया हुआ है क्या आप लोगों को भी कुछ कुछ इसमें, आपका है क्या? इसमें भी कुछ रटने जैसा नहीं आता, यौगिक एस्पेक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऐसा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं। ये आसनस के पार्ट ए और बी क्यों है? एक मिनट। पार्ट ए और बी मतलब कहाँ पे? अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गई। पार्ट ए में क्रियाज हैं, पार्ट बी में योग योग ठीक। आसन। हाँ ठीक है, क्रियाज एंड योगासन। हम्म। हाँ, और फिर वहां पे बाद में मेडिटेटिव वाली भी होंगी। पार्ट सी में प्राणायाम होगा, पार्ट डी में मेडिटेशन। तो वो तो जस्ट उन्होंने डिवाइड किया हुआ हम्म। क्या कटवाएंगे? है। तो कुछ कुछ श्रावण सर ने भेजा था लिस्ट, ठीक है, ऐसा कोई खास अंतर नहीं ये देख लेते हैं अगर इसमें करेक्ट है अगर ऊपर है ना, ऐसे कुछ कुछ कुछ। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हो गया। योगिक प्रैक्टिसेस तो आप लोग देख ही लेंगे ना, प्रैक्टिसेस तो। अच्छा, प्रैक्टिसेस का ना एक्चुअली ये शुरू के जो 4 सिस्टम्स हैं, तो बाद में जो 4 बुक मिलेंगी ना उनमें से 2 में ना सारी प्रैक्टिसेस का ना एक टेबल बना हुआ है बुक में, 2 पेज में। तो आप अपने पास भी ऐसे बना के रख सकते हो। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी प्रैक्टिसेस है ना, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए में क्रिया है, तो आप सारी का एक लिस्ट बना के रख लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, रेस्पिरेटरी में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। तो एक टेबुलर फॉर्म में 2 पेज में बन जाएगी वो लिस्ट। तो एक पूरी लिस्ट, उसके आगे थोड़ा सा खास कौन सी बीमारी के लिए या कौन से पार्ट के लिए वो यूजफुल है वो आसन। तो वो एक अपने पास एक टेबुलर फॉर्म में आप लोग बना के रख लोगे तो हमेशा के लिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाद के लिए भी वो हैंडी रहेगा। तो कल ही हम, कल कौन सा करें, सर्कुलेटरी सिस्टम करें या अभी भी टाइम है कि अभी क्लोज करते हैं? कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो फिर। थैंक यू वसुधा जी, बहुत अच्छे क्लास रहते हैं आपके, बहुत बढ़िया लगता थैंक है। यू। थैंक यू वसुधा, बाय। थैंक यू सुधा, बाय। थैंक यू वसुधा जी।